हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड चैप्टर कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में इम्प्रूवमेंट इन पेबैक पीरियड, अदायगी अवधि में सुधार, अदायगी अवधि में सुधार। इसका तात्पर्य ये है कि अदायगी अवधि में सिर्फ अदायगी अवधि का ध्यान रखा जाता है, जबकि इस अवधि के पश्चात भी कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ी लाभदायकता प्रदान कर सकता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इस अदायगी अवधि के पूरा होने के पश्चात किस प्रोजेक्ट की लाभदायकता सबसे अधिक है और प्रॉफिट सबसे अधिक है। तो उसके पश्चात की लाभदायकता प्रॉफिट को आधार मानते हुए भी हम प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 आता है सबसे पहले अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करनी होगी। अदायगी अवधि विधि में परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात की रोकड़ आय की आलोचना की जाती है। इसमें ये कमी है कि यदि अदायगी अवधि पूरी हो जाती है और उसके पश्चात प्रोजेक्ट कंप्लीट रूप से 99% भी सेफ हो तो उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। इससे यह विधि परियोजना की लाभदायकता की जांच न होकर केवल तरलता की जांच ही रह जाती है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आगामी अवधि के पश्चात के शेष जीवन काल के अर्जनों की गणना भी कर लेनी चाहिए। इसमें संपत्ति के अंतिम वर्ष में रोकड़ निस्तारण मूल्य को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, जबकि इस विधि के अंदर इस प्रकार से नहीं बताया जाता है कि संपत्ति का अंतिम मूल्य क्या होगा। जिस परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात की अर्जनें सर्वाधिक होंगी उसी परियोजना को स्वीकार किया जाना चाहिए। अदायगी अवधि के पश्चात की लाभदायकता की गणना आराम से की जा सकती है। उसके लिए एक फार्मूला है कि परियोजना का जीवन काल माइनस अदायगी अवधि मल्टीप्लाई एनुअल कैश इनफ्लो, अथवा परियोजना का जीवन काल का टोटल एनुअल कैश इनफ्लो में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद यदि लाभदायकता या लाभ बचते हैं और जिस प्रोजेक्ट में सबसे अधिक लाभ बचते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये है आपका टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक तरह से काउंट कर सकते हैं, अथवा एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट माइनस पेबैक पीरियड, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम अदायगी अवधि विधि में लाभदायकता के पश्चात की गणना आराम से कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है बेल आउट फॉर्मूला। अदायगी अवधि विधि में जिस मशीन की सबसे कम अदायगी अवधि होती है उसका चयन किया जाता है, किंतु बेल आउट अदायगी अवधि में यह माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में संपत्ति का साल्वेज वैल्यू, निस्तारण मूल्य तो होता ही है, जिस पर यदि आवश्यकता हो तो संपत्ति को बेचा जा सकता है। इसलिए बेल आउट अदायगी अवधि की गणना के लिए हमें रोकड़ प्रवाह एवं अशिष्ट मूल्य दोनों को एक साथ ले लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कार 10 लाख रुपए में खरीदी जाती है और वह अगले वर्ष अर्थात 1 साल के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है। ये तो माना ही जाता है कि शोरूम से निकलने के बाद में गाड़ी उसी वक्त उसकी कीमत कम कर देती है। तो 1 साल बाद में उसकी कीमत लगभग 30% के आसपास कम हो जाती है। दूसरे वर्ष में उसकी कीमत लगभग 40% के आसपास कम हो जाती है। तीसरे वर्ष में 50% कीमत कम हो जाती है। तो ऐसे क्या है कि जो मशीन होती है वो प्रति वर्ष के पश्चात उसे किसी वसूली मूल्य पर बेचा जा सकता है, और जितने वर्षों पश्चात उसको वसूली मूल्य पर बेचा जाए, वसूली मूल्य पर
बेचा जाए उतने ही वर्षों में एनुअल कैश इनफ्लो भी प्राप्त होगा। अर्थात पहले वर्ष के बाद में 10 लाख की जो कार होती है वो 1 साल के बाद में 6 लाख रुपए की बच जाती है, या 7 लाख रुपए, माना 7 लाख रुपए की बच जाती है। और उस कार से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, प्रति वर्ष 2 लाख रुपए की इनकम हो, एग्जाम्पल स्वरूप 2 लाख रुपए की इनकम होती है प्रति वर्ष। 2 लाख रुपए की इनकम और उधर 7 लाख रुपए बचते हैं। अर्थात पहले साल में उसकी जो इनकम होती है 1 साल के पश्चात उसको हम 7 लाख में सेल आउट कर सकते हैं और 2 लाख रुपए का हमारा एनुअल कैश इनफ्लो हो जाता है। दूसरे साल में उसका एनुअल कैश इनफ्लो घट कर के 6 लाख हो जाता है और हमारा एनुअल कैश इनफ्लो बढ़ कर के 4 लाख, अर्थात 2 लाख इस साल का और 2 लाख अगले साल का। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इस साल्वेज वैल्यू को घटाते हुए शो करेंगे, दूसरी तरफ हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो होता है उसको ऐड करते हुए शो करेंगे। और जहाँ पर एनुअल कैश इनफ्लो और साल्वेज वैल्यू दोनों इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाता है, उसी को ही हम बेल आउट अवधि मान लेते हैं। ओके, इस प्रकार से हम बेल आउट अवधि विधि के आधार पर भी इसकी गणना कर सकते हैं। तीसरा है अदायगी अवधि वित्तक्रमों की गणना, पे बैक रेसिप्रोकल्स, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक रेसिप्रोकल्स। अदायगी अवधि में विभिन्न वर्षों की अर्जनों के समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही परियोजना की लाभदायकता का माप करने के लिए प्रत्याय दर की गणना भी नहीं की जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए अदायगी अवधि वित्तक्रमों की गणना की जाती है। अदायगी अवधि का वित्तक्रम ही विनियोग पर समय प्रायोजित प्रत्याय दर होती है। एस.जे. गॉर्डन के शब्दों में बताया गया है कि अदायगी अवधि का वित्तक्रम वास्तव में प्रस्ताव की लाभदायकता दर का अनुमान है। इस वित्तक्रम की गणना वार्षिक रोकड़ प्रवाह विधि, वार्षिक रोकड़ प्रवाह की राशि की कुल विनियोग राशि का भाग देकर की जा सकती है। अर्थात एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा। इसका अल्टरनेट फार्मूला इस प्रकार से है कि एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, या फिर इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि आई अपॉन पे बैक पीरियड। तो इसके आधार पर भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 प्रकार से 3 विधियां हैं, एक तो सबसे पहले आपको बताया गया था इसके अंतर्गत अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना, दूसरा आपको बताया गया है बेल आउट अदायगी अवधि, और तीसरा बताया गया है अदायगी अवधि विधि वित्तक्रमों की गणना करना। तो इसी तीनों के आधार पर हम लाभ वो पेबैक पीरियड के अंतर्गत कोई सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।